Hello students, welcome back to another session of History, Age of Industrialization. तो students हमने last lecture में पढ़ा था, किस बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पर हम देखेंगे how weavers were affected. East India Company जो है students, East India Company ने monopoly exert कर दी थी कि right to trade किसको मिलेगा सर, ब्रिटेन को मिलेगा. Clear? East India Company मिलेगा. East India Company students weavers से क्या करते थे, cloth directly खरीदती थी. एंड बीच में जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स वगैरह थे, उनको क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, निकाल दिया गया था. सो देयर वाज डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वीवर्स. ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो अपॉइंटेड अ पर्सन नोन एज गुमास्ता, करेक्ट. एंड वो पर्सन जो गुमास्ता है स्टूडेंट, वो क्या करता था, सुपरवाइज करता था कि वीवर्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं. वो देखता था कि क्वालिटी अच्छी है, टाइम पे सप्लाई हो रहा है, हर एक विलेजर या फिर वीवर जो है तो बराबर काम कर रहा है कि नहीं. तो ये सब ध्यान रखने के लिए गुमास्ता को अपॉइंट किया. अब स्टूडेंट्स, गुमास्ता विलेज का पर्सन नहीं था, इसलिए कोई बोल सकते हो कोई हमदर्दी नहीं थी उसको. गुमास्ता को वीवर्स के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए वो क्या करता था, उनको हरास करता था, उनको मारता था स्टूडेंट्स, एंड कभी कभार उनको अपने विलेज से ही निकाल देता था. तो बहुत ही क्रूअल काइंड ऑफ पर्सन बताया है यहाँ पर, एंड क्रूअल्टी बताई है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी उसकी. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया. अब जैसे हमने देखा था, वीवर्स जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राइजेस बताए थे, वही प्राइजेस पे उनको अपने क्लॉथ बेचने पड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. अब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैनचेस्टर इंडिया में आया नहीं है. मैनचेस्टर एक प्लेस है यूके में, ब्रिटेन में. क्लियर? मैनचेस्टर है, लीड्स है, ये बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट या फिर आप सिटी बोल सकते हो यूके. यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुई है स्टूडेंट्स. क्लियर? एंड ज्यादातर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, वो कहाँ हुआ, मैनचेस्टर में ही एंड लीड्स में हुआ था. नाउ मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, मतलब मैनचेस्टर के गुड्स जो है वो कहाँ आ रहे हैं, अभी इंडिया में आ रहे हैं. मतलब मैनचेस्टर में मिल्स जो होती है, वहां पर लार्ज क्वांटिटीज में क्लॉथ को प्रोड्यूस किया जाता है मशीन्स के थ्रू, एंड वही मशीन वाले कपड़े इंडिया में बेचे जाते हैं चीप रेट पे. क्लियर? एंड हमारे यहाँ क्या था स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर हम देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ही राज कर रहे थे, तो हम उनकी कॉलोनी थे. तो जब ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी कॉटन की, तो उन्होंने क्या किया, फाइनेस्ट कॉटन ऑब्वियसली हमारे इंडिया में मिलता है, तो यहाँ पर उन्होंने फाइनेस्ट कॉटन खरीदा फार्मर्स से, बहुत ही चीप रेट पे खरीदा स्टूडेंट्स, एंड उसने अपने कंट्री में बेचा, दैट इज ब्रिटेन में जाके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया कि ये लीजिए आपका रॉ कॉटन, आप प्रोड्यूस करिए, मिल में प्रोडक्शन कीजिए इसका, एंड फिर वही जब प्रोडक्शन हो जाता था, क्लॉथ रेडी हो जाता था, तो उसको कहाँ बेचा जाता था, इंडिया में ही बेचा जाता था. तो रॉ मटेरियल इंडिया से ही लेते थे, एंड फिनिश प्रोडक्ट जो क्लॉथ है वो भी इंडिया में ही बेचते थे. तो जिसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट जीरो था स्टूडेंट्स, तो जरा भी डेवलपमेंट इंडिया का नहीं हो रहा था. तो मैनचेस्टर के गुड्स जो है वो क्या किए जाते थे, इंडिया में बेचे जाते थे आफ्टर प्रोड्यूसिंग द मिल्स ऑफ मैनचेस्टर. और अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1772 की बात करें तो हेनरी पटुलो, दैट इज बोल सकते हो वहां का एक पर्सन है, कंपनी ऑफिशियल है, उसने बताया था स्टूडेंट्स की इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड, भविष्यवाणी की थी उसने कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो कभी रिड्यूस नहीं होगी. क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज इंडियन कॉटन जो है, टेक्सटाइल का मतलब यहाँ पर कॉटन, इंडियन कॉटन जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, एंड सारे वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे रॉ कॉटन की डिमांड करते हैं. क्लियर? तो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है, इसलिए यहाँ की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी भविष्यवाणी थी इसकी, हेनरी पटुलो. लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी भविष्यवाणी गलत होते दिख रही है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो क्या होते गया स्टूडेंट्स, कम होते गया. ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी क्वालिटी की चीजें यहाँ, अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, रॉ मटेरियल यहाँ पर है हमारे पास. क्लियर? लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए ना, कंट्री से बाहर जाता है मतलब एक्सपोर्ट होता है, कंट्री में आता है मतलब इम्पोर्ट होता है. क्लियर? तो बीइंग द बेस्ट और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन, क्यों हमारे यहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट कम हो गया?
Yet by the beginning of 19th century, we see the beginning of long decline of textile exports from India. हमने देखा कि टेक्सटाइल दैट इज कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ही क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। 1811-12 में हम देखेंगे these goods accounted for 33% of India's, मतलब टोटल जो क्लॉथ एक्सपोर्ट हो रहा था वो कितना था स्टूडेंट्स, 33% था। कब? 1811-12 की बात करें। लेकिन 1850-51 की बात करें ना तो सिर्फ 3% था। सोचो 3% से भी कम था। कहाँ 33% है, कहाँ 3%, 3% ही एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो क्या प्रॉब्लम थी? लेट अस हैव अ लुक कि ऐसा क्यों हुआ। As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. So students, यहाँ पर आपको मैं स्टोरी बता दूं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। आपको पता है कि ब्रिटेन में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कि मैनचेस्टर है, लीड्स है, ये सब एरियाज जो है वो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। तो वहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो है ना स्टूडेंट्स, उनको डर लगने लगा कि अगर समझो यहाँ से कॉटन अगर वहां पर लेके जाया जाता है, करेक्ट, इंडिया से क्या होता है, रॉ कॉटन वहां पर लेके जाया करता है, क्लियर, जैसे ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो वहां पर हम देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। As cotton industries developed in England, industrial groups began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that the Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, यहाँ से चीप रेट में जो है रॉ मटेरियल को इंडिया से लेके जाया करते थे एंड वहां पर प्रोड्यूस करते थे। तो ये इंपोर्ट की वजह से क्या होता था स्टूडेंट्स, ये इंपोर्ट की वजह से वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट डर गए कि अगर ऐसे ही इंपोर्ट होते रहा, करेक्ट, तो क्या होगा, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वहां का जो रॉ मटेरियल है कॉटन, एंड वहां का रॉ मटेरियल जो मैनचेस्टर में इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कोई नहीं खरीदता था, बिकॉज वो महंगा होता था, क्लियर। एंड यहाँ से जो कॉटन जा रहा है, इंपोर्ट कर रहे थे मैनचेस्टर में, वो देखेंगे वो चीप रेट पे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी सामान आ रहा है, कॉटन आ रहा है, लेकिन वो चीप रेट पे आ रहा है। एंड ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, फिर वहां के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये रॉ कॉटन को खरीद के उसको सस्ते में बेच रहे थे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मैनचेस्टर में ऐसे थे स्टूडेंट्स, उनको प्रॉफिट कमाना था, इसलिए उन लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इंपोर्ट स्टॉप कर दो या तो इंपोर्ट ड्यूटी डाल दो। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया, ये इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज किया कि आप क्या करो, आप कॉटन टेक्सटाइल इंडिया से जो आ रहा है उस पे आप इंपोर्ट ड्यूटीज डाल दो, ताकि कोई भी लोकल कंपनीज वहां की जो इंडस्ट्रीज है ना वो उसे ना खरीद पाए, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो लोकल इंडस्ट्री नहीं खरीद पाएगी, क्लियर, उसको उतना पे करना पड़ेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। तो अगर वो लोकल कंपनीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो नहीं खरीद पाएगी तो वो खरीदेंगे नहीं कोई, बराबर। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो कोई कंपटीशन फेस नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड ईस्ट इंडिया कंपनी to sell British manufacturers in Indian markets as well. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम एक तो इंपोर्ट ड्यूटी डालने बोल दिया, एंड सेकेंडली ये बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा, मतलब मैनचेस्टर में जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करेंगे, वो कहाँ बेचना है, उनको इंडिया में ही बेचना है। समझे आप, मतलब रॉ मटेरियल बोल सकते हो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए ताकि कंपटीशन ना हो, क्लियर। एंड वहां से बोला कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन होगा मैनचेस्टर में वो सब कहाँ बेचना है, इंडिया में ही बेचना है, बिकॉज वो चीप रेट पे बेचेंगे यहाँ पे। तो एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएड मतलब रिक्वेस्ट की ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो भी है, जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सब इंडियन मार्केट्स में बेचे जाए। Export of British goods increased dramatically in the early 19th century. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट है, मतलब ब्रिटेन से जो भी प्रोडक्ट्स आ रहा था, इंडिया इंपोर्ट कर रही थी, वो बहुत ही बढ़ गया स्टूडेंट। इसलिए हमारे यहाँ पर हम देखेंगे तो रॉ कॉटन की डिमांड थोड़ी कम हो गई। At the end of 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India. But by 1850, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports,
and by 1850 this figure was over 50%. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे हम 18th सेंचुरी के एंड में क्या होगा, हम देखेंगे कोई इंपोर्ट नहीं था, बोल सकते हो कॉटन पीस गुड का इंडिया में, बट बाय 1850 देखोगे आप, जब ये हुआ ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1850 पहले 18th सेंचुरी के एंड में थोड़ा बहुत इंपोर्ट दिख रहा, कुछ इंपोर्ट नहीं था स्टूडेंट्स, लेकिन आप 1850 की बात करो तो ब्रिटेन में ये सब चीजें चलने लगी, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज आ गए एंड ब्रिटेन के गुड्स इंडिया में बेचने की परमिशन मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्लियर। सो यहाँ पर हम देखेंगे 1850 में हम देखें तो 31% ब्रिटिशर्स के गुड्स इंडिया में थे, एंड 1870 की बात करो तो 50% ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्शन था वो इंडिया में ही बिकता था, तो इंडिया इंपोर्ट इतना ज्यादा करने लगी, तो 31% इंडियन इंपोर्ट्स कब थे 1850 में, एंड 1870 में 50% इंपोर्ट था इंडिया में, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से इसका ये स्लाइड का आपको रिवाइज करवा दूं। हेनरी पटुलो जो है स्टूडेंट, उसने क्या बताया, उसने बोला कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी रिड्यूस नहीं होगी, बिकॉज इतना अच्छा फाइनेस्ट क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई अदर नेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बट स्टूडेंट्स ये उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई, हम देखेंगे देयर वाज अ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बोल सकते हो कि डिक्लाइन हो चुका था, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था इंडिया से, क्यों, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स जो है इंग्लैंड के, करेक्ट, वो डर गए स्टूडेंट्स कि दूसरे कंट्रीज से अगर इंपोर्ट करेंगे तो लोकल इंडस्ट्री वहां की क्या करेगी, वहां पर मैन्युफैक्चर करने लगेगी, करेक्ट, एंड वो बेचने लगेगी, तो जिसकी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डर गए, उन्होंने बोला कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटीज डाल दो, ताकि सब लोग वो रॉ मटेरियल ना खरीदे, वो सिर्फ कौन खरीदे, सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वही खरीदे। So they pressurized government to impose duties on textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition. ताकि इंडिया का जो रॉ कॉटन है उसको ज्यादा यूज भी ना किया जाए स्टूडेंट्स, एंड मैनचेस्टर के गुड्स को ही लोग मैनचेस्टर में खरीदे। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी परसुएड किया कि आप क्या करो, हमारा ही क्लॉथ जो है, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है वही आप इंडिया में बेचो, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमने देखा इंडिया पहले तो जरा भी इंपोर्ट नहीं करता था ब्रिटेन से कुछ, लेकिन 1850 में 31% इंपोर्ट करने लगा एंड 1870 में ये 50% हो गया। अब वीवर्स को इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप सोचो अगर वीवर्स जो है वो वीव कर रहे थे, करेक्ट, उनको तो पहले से ही प्रॉब्लम थी, गोमास्ता सेटअप कर दिया था इन्होंने यहाँ पर, करेक्ट, अपॉइंट कर दिया था गोमास्ता को, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ पैसे देती थी क्रॉप्स के, अब वो भी नहीं मिलेंगे। अब हम देखेंगे कॉटन वीवर्स इन इंडिया दैट फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, एक तो उनका मार्केट कोलैप्स हो गया, क्या उन लोग खरीद पाएंगे, क्या उन लोग बेच पाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए, सो लोकल मार्केट आल्सो श्रैंक, लोकल मार्केट मतलब अब उनका प्रोडक्ट रखेंगे उन लोग एंड ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकता रहेगा तो ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट चीप रेट पे बिकता था स्टूडेंट्स, तो लोग क्या करते थे वही, बिकॉज इट वाज मिल प्रोड्यूस्ड इसलिए वो चीप होता था, इसलिए लोग मिल प्रोड्यूस क्लॉथ खरीदते थे जो ब्रिटेन से हमने इंपोर्ट किया है। तो हमारा लोकल मार्केट भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इट श्रैंक मतलब कम हो गया, बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। क्यों मार्केट श्रैंक हुआ स्टूडेंट्स, बिकॉज मैनचेस्टर इंपोर्ट्स ही इतने ज्यादा था कि हमारे कंट्री इंडिया का कोई भी क्लॉथ कोई खरीद नहीं था, बिकॉज इट वाज थोड़ा कॉस्टली एज कंपेयर टू मैनचेस्टर इंपोर्ट। Produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. मैंने आपको बताया कि भाई लोअर कॉस्ट का मशीन्स ने बनाई है, प्रोड्यूस किया है मशीन्स ने, तो वो बहुत ही लोअर कॉस्ट पे होगा बिकॉज लॉट में होता है, क्लियर। सो इंपोर्टेड गुड्स बहुत चीप थे एंड हमारे वीवर्स बेचारे हाथ से बनाते थे तो वो महंगा होता था थोड़ा, तो वो compete नहीं कर पाते थे। By 1860s, weaver faced another problem. क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि वीवर्स को और एक प्रॉब्लम हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में आपको पता होगा, अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट एंड जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड यूएस के बीच में हम देखेंगे तो क्लैशेस होने लगे। तो यूएस से जो सप्लाईज जा रहा था ब्रिटेन को, क्लियर, क्लॉथ का बोल सकते हो, कॉटन का, यूएस से जो सप्लाई जा रहा था अमेरिका को, सिर्फ बोल सकते हो कि यूएस जो है, ब्रिटेन इंडिया से ही रॉ कॉटन इंपोर्ट नहीं करता था, वो अमेरिका से भी करता था, लेकिन जब वॉर हुआ
करेक्ट। तो वहां पर यूएस से ब्रिटेन रॉ कॉटन जाना स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन के पास एक ही ऑप्शन है, इंडिया से 100% रॉ मटेरियल ले लेना। तो एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जब इंक्रीज हो गया, जब ब्रिटेन क्या कर रहा था, टोटली यहाँ से लेके जा रहा था, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है बराबर। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो रॉ कॉटन का प्राइस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर, बिकॉज जब डिमांड बढ़ती है तब उसका प्राइस बढ़ जाता है। Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitantly high prices. तो स्टूडेंट्स वीवर्स जो उनको प्रॉब्लम हो गई, अब फार्मर्स से वो रॉ कॉटन खरीदते हैं बराबर, वीवर्स खुद थोड़ी ग्रो करते हैं, वीवर तो वीव करते हैं। तो जब इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गई एंड एक्सपोर्ट किया जा रहा था रॉ कॉटन, करेक्ट, जब एक्सपोर्ट किया जा रहा था तो वो रॉ कॉटन का प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वीवर्स को इतना ही ज्यादा प्राइस पे उसको खरीदना पड़ता था फार्मर्स से, और ये सिचुएशन में वीविंग कुड नॉट पे, मतलब वीवर्स जो है वो ऐसे खरीद नहीं पाते थे, बिकॉज उनके पास पैसे ही नहीं होते थे कि भाई वो रॉ मटेरियल या रॉ कॉटन खरीदे। So then by the end of 19th century, weavers and other crafts people yet faced another problem. Factories in India began production, flooded the market with machine goods. तो स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉब्लम क्या हुई हम देखेंगे, इंडिया में फैक्ट्रीज का बढ़ना लगा, मतलब बोल सकते हो इंडिया में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि एस्टैब्लिश हो गई, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था एंड जिससे मशीन मेड गुड्स मार्केट में फ्लड होने लगे, मतलब बोल सकते हो मार्केट में अवेलेबल क्या था, सिर्फ मशीन मेड गुड्स। तो वीवर्स का कौन खरीदेगा, हाथ से वीव किया हुआ कौन खरीदेगा अभी, क्लियर, एंड बेचारों को इतने पास पैसे भी नहीं थे कि उन लोग इतने ज्यादा प्राइस के रॉ कॉटन खरीदे। तो यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स बताइए स्टूडेंट्स, एक तो मार्केट कोलैप्स हो गया, लोकल मार्केट श्रैंक, एंड यू कैन से the imports from Britain was very cheap, thus weaver could not compete with them. फिर सेकंड देखेंगे, अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट, US supplies that is US did not supply raw cotton to Britain, hence Britain turned to India. 100% इंडिया से ही लेके जा रहा था, तब 100% अगर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो रॉ कॉटन का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, यस। सो रॉ कॉटन का प्राइस बढ़ा तो वीवर्स जो है अब उनके पास सप्लाईज नहीं थे एंड उन लोग को बोल सकते हो कि ज्यादा प्राइसेस पे फार्मर से वो रॉ कॉटन खरीदना पड़ा एंड फिर वो रॉ कॉटन को उन लोग वीव करते थे, तो इससे उन लोग कर नहीं पा रहे थे। एंड और एक प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट्स, फैक्ट्रीज जो इंडिया में वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी एंड बिकॉज उसमें मशीन्स थे। सो हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्री पॉसिबली survive?